मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज ई शासन पर विचार करें। ई गवर्नमेंट या ई शासन। ई का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक के लिए किया जा रहा है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉनिक शासन। दूसरे शब्दों में शासन के संचालन में, प्रशासन के संचालन में इलेक्ट्रॉनिक पर आधारित तकनीक का उपयोग करना, जिससे कार्यों में गतिशीलता आए। सूचना तकनीक का प्रयोग करके, सूचना तकनीक का प्रयोग करने से कार्यों में गति आती है। तो कार्यों में गतिशीलता लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, उत्तरदायित्व का भाव बढ़ाने के लिए, जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए, क्षमता में वृद्धि के लिए और प्रशासनिक सुधार के लिए, इन सभी चीजों के लिए इलेक्ट्रॉनिक शासन का उपयोग किया जा रहा है। तो पहले जो काम मैनुअली होते थे, व्यक्ति के द्वारा स्वयं सब काम किए जाते थे, आजकल प्रायः 90% काम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया जा रहा है। वस्तुतः यह जो हमारी पीढ़ी है, जो 1950-60 में जिसका जन्म हुआ है, और वह पीढ़ी अभी जो चल रही है, वृद्धावस्था के आसपास पहुंच रही है, इस पीढ़ी ने कम से कम सूचना संचार तकनीक के क्षेत्र में जितने परिवर्तन और जितने तेजी से परिवर्तन देखे हैं, उतना परिवर्तन शायद ही कोई और पीढ़ी देख सकेगी। एक 50-60 के समय में हम लोग दिया या लालटेन जला करके पढ़ा करते थे। कोई भी काम करने के लिए सब काम खुद होकर करना पड़ता था। टाइपिंग के लिए कोई चिट्ठी टाइप करना हुआ, कुछ भी टाइप करना हुआ, तो एक ही प्रकार का टाइपराइटर उस जमाने में उपलब्ध था। सूचना आदान प्रदान के लिए पत्र लिखे जाते थे। पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, अभी भी पोस्ट ऑफिस है। पहले टेलीग्राम हुआ करता था। टेलीग्राम में प्रति शब्द के हिसाब से पैसा लगता था। प्रति शब्द, एक शब्द, यदि आप 4 शब्दों से युक्त कोई संदेश भेजना चाहते हैं तो 4 शब्द का 50 पैसे के हिसाब से 2 रुपए ले लेता था वह। हर शब्द की गणना होती थी और जितने शब्द होते थे उसी के हिसाब से वहां पर चार्ज टेलीग्राम वाला लेता था। टेलीग्राम ऑफिस 24 घंटे खुला रहता था, और यदि मान लीजिए किसी का अर्जेंट टेलीग्राम है तो रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी उसके घर जाकर के वो टेलीग्राम पहुंचाया जाता था। टेलीफोन तो बहुत दूर की चीज थी। धीरे धीरे करके टेलीफोन और बढ़ने लगा। फिर टेलीफोन में फिर एसटीडी होने लगे। पहले एसटीडी बड़ी मुश्किल से कॉल लग पाता था। धीरे धीरे करके और विकास होता गया। पूरे छोटे छोटे कस्बों में भी इलेक्ट्रिफिकेशन होने लगा। गांव में भी इलेक्ट्रिफिकेशन होने लगा। टेलीफोन की स्थिति और धीरे धीरे उन्नत होने लगी। फिर मार्केट में कंप्यूटर आया। पहले हर प्रकार की गणना खुद कलम और कागज लेकर के सभी प्रकार की गणनाएं पहले की जाती थी। कैलकुलेटर आया। कैलकुलेटर में आजकल कोई भी गणना तत्काल हो जाती है। फिर कंप्यूटर आया, और कंप्यूटर आने के बाद सूचना जगत में इतनी बड़ी क्रांति हुई कि आप उसके बारे में सोच नहीं सकते। पहले जब पुस्तकें छापी जाती थी तो उसके फ्रेम बनाए जाते थे। प्रकाशन या प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले कर्मचारी एक एक अक्षर का वो टाइप लेकर के उसमें जोड़ते थे। एक एक मात्रा का, एक एक चिन्ह का, सब चीज वो फ्रेम बनता था, और उस फ्रेम में फिर फ्रेम के द्वारा ही प्रिंटिंग कार्य किया जाता था। महीनों लग जाते थे एक पुस्तक छापने के लिए, तमाम चीजें। लेकिन आज यदि हम 50, 60, 70 के दशक की चर्चा करें
तो कोई भी विश्वास नहीं कर पाएगा कि जिस काम को करने के लिए महीनों और वर्षों लग जाते थे, आज देखते ही देखते हमारे सामने वह काम तत्काल हो रहा है। तो वर्तमान जो पीढ़ी है, वह पीढ़ी इस चीज को कभी विश्वास नहीं करेगी कि किसी जमाने में हम लालटेन के प्रकाश में अध्ययन किया करते थे। सब काम लालटेन के द्वारा ही, क्योंकि दूसरी कोई व्यवस्था सुविधा थी नहीं। लेकिन यह सूचना संचार की तकनीक ने इतना ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, जिसके बारे में कोई दूसरा व्यक्ति आज की पीढ़ी सोच नहीं सकती। तो कार्यों में प्रगतिशीलता लाने के लिए, गतिशीलता लाने के लिए, उसको ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए आजकल पूरे देश में ई शासन की धारणा बलवती होती जा रही है। संचार तकनीक के माध्यम से सरकार, नागरिक और व्यापार जगत के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करना। सरकार है, तीन चीजें हैं विशेष करके, सरकार है, नागरिक हैं और इधर व्यापार जगत है। तीनों के बीच अन्योन्याश्रित संबंध है। तीनों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना और सूचना का आदान प्रदान, समन्वय और संबंध बढ़ाना, इनके बीच जितना घनिष्ठ संबंध होगा, देश प्रगति के मार्ग पर उतना ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। इसलिए ई शासन या इलेक्ट्रॉनिक शासन की धारणा बहुत ज्यादा आजकल प्रभावी हो गई है। इसके आयाम, इस ई शासन के आयाम, अलग अलग पक्ष, आयाम का मतलब पक्ष होता है। तो इसके कौन कौन से पक्ष हैं? सबसे पहले गवर्नमेंट से गवर्नमेंट तक या सरकार से सरकार तक, जी टू जी। जी मतलब गवर्नमेंट या शासन, तो शासन से शासन तक विभिन्न मंत्रालयों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान। पहले जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता था पत्रों के माध्यम से होता था, आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तत्काल हो रहा है, मेल के माध्यम से, और पूरी सूचनाएं कंप्यूटर में डाल दी जाती हैं और दूसरा कोई भी मंत्रालय उसको देख करके आवश्यक जानकारी प्राप्त कर रहा है। तो ये शासन से शासन मतलब विभिन्न मंत्रालयों के बीच, एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय के बीच। दूसरा है गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार और जनता के बीच। किस प्रकार से देखिएगा, रेलवे आरक्षण, आजकल घर बैठे मोबाइल के माध्यम से आप रेलवे आरक्षण प्राप्त करते हैं, ट्रेन की स्थिति का पता लगाते हैं, आपको पूरी सूचना मिल जाती है ट्रेन के बारे में कि ट्रेन कितने घंटे लेट से आ रही है, समय पर आ रही है अथवा कैंसिल हो गई है व कहीं पर रुकी हुई है। तो रेलवे आरक्षण, रेलवे ने जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग करके उसको ज्यादा एडवांस बनाया है, जितना बढ़िया बनाया है, संभवतः और दूसरे स्थानों पर उतनी अधिक इसकी उपयोगिता नहीं हो पाई है। तो रेलवे आरक्षण, इसके अलावा आईटी रिटर्न्स मतलब कि आयकर रिटर्न भरना, जो करदाता है आयकर देते हैं वो एक प्रपत्र भरते हैं जिसे आयकर रिटर्न कहते हैं, आईटी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। फिर पासपोर्ट के लिए आवेदन करना। इसके अलावा विश्वविद्यालयीन परीक्षा, आप सभी विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, तो विश्वविद्यालयीन परीक्षा के लिए पहले फॉर्म खरीदना पड़ता था। फॉर्म को मैनुअली आप भरते थे, एक एक करके सभी प्रकार के प्रमाणों को उसमें जोड़ते थे, लगाते थे, फिर जाकर के विश्वविद्यालयों में अपने सेंटर में फॉर्म भरते थे। आज के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो जाने के कारण पूरा काम ऑनलाइन हो रहा है। तो ये सरकार से नागरिक तक। तीसरा है सरकार से व्यापार तक। आजकल व्यापार के क्षेत्र में भी ई टेंडर होते हैं। टेंडर का मतलब जब शासन का कोई विभाग कोई काम करवाना चाहता है, जैसे पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग बनाता है, पीडब्ल्यूडी सड़क बनाता है, तो जब पीडब्ल्यूडी को, एक उदाहरण के लिए, जब पीडब्ल्यूडी कोई बिल्डिंग बनाना चाहता है तो समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित करता है और कहता है कि हमको एक ऐसी ऐसी बिल्डिंग बनाना है, आप अपना रेट बताइए, उसकी गुणवत्ता ऐसी होगी, इतने मंजिल होंगे, इतने कमरे होंगे, इतनी सुविधाएं होंगी, पूरी चीजें उस निविदा में प्रकाशित की जाती है। तो विभिन्न
व्यक्ति जो इसमें रुचि लेते हैं, जो ठेकेदार हैं, वो टेंडर भरते हैं, मतलब अपना दाम भरते हैं कि हम इतने लाख रुपए में, इतने करोड़ रुपए में ये काम कर सकते हैं। जिसका रेट कम होता है और गुणवत्ता को पूरा मेंटेन कर रहा है, मान लीजिए कोई किसी का टेंडर, किसी का दाम पत्र या मूल्य पत्र यदि उन शर्तों को पूरा करता है तो उसको फिर कम से कम कीमत पर टेंडर दे दिया जाता है, मतलब उसको ठेका दे दिया जाता है कि आप बिल्डिंग बनाइए। तो ये आजकल ई टेंडर होने लगा है। ई टेंडर के द्वारा पीडब्ल्यूडी अपने साइट में, अपने मेल साइट में पूरा विज्ञापन, पूरा निविदा को प्रकाशित कर देता है। जो भी इच्छुक लोग हैं अपना टेंडर भरते हैं और ई लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही पूरा ठेका प्राप्त करते हैं। तो ई टेंडर आजकल होने लगा है। इसी प्रकार से ई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, आप कई बार ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, हो सकता है इसमें कभी धोखा भी होता हो, लेकिन आजकल ई ट्रेडिंग का काम बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। तो ये सरकार और व्यापार। चौथा है सरकार से लेकर सरकार से कर्मचारी तक। आजकल कर्मचारियों की भर्ती, कर्मचारियों के द्वारा अप्लाई करना, आवेदन करना, या विभिन्न अभ्यर्थियों के द्वारा विभिन्न पदों के लिए आवेदन करना, फिर उनकी परीक्षा ऑनलाइन मोड में भी परीक्षा होने लगी है कि जहां पर कंप्यूटर पर अभ्यर्थियों को बिठाया जाता है और उसमें प्रश्न आते हैं और प्रश्नों का हल करते करते जाता है परीक्षार्थी और उसके आधार पर वैल्यूएशन होता है। फिर भर्ती, परीक्षा, फिर प्रशिक्षण, इन सभी चीजों के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग हो रहा है। मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग सभी तरफ से हो रहा है और इसमें पारदर्शिता होती है, किसी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश बहुत कम होती है। ये बात और है कि आजकल कंप्यूटर हैक होने लगे हैं, मतलब कंप्यूटर में चोरी करना, उसमें बदमाशी करना, उसकी गुप्त जानकारियों को प्राप्त कर लेना, उसका दुरुपयोग करना, ये होने लगे हैं। इसके बाद देखें विशेषता, इस शासन की विशेषता, इसके लिए एक शब्द आता है स्मार्ट। आजकल स्मार्ट क्लास होते हैं महाविद्यालयों में, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से विद्यार्थियों को सभी चीजें बताई जाती हैं, उनके सामने उसका प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया जाता है। यह आजकल बहुत ज्यादा लोकप्रिय होने लगा है। इसी प्रकार से स्मार्ट सिटी का भाव आ रहा है। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्मार्ट के जो पांच अक्षर हैं, इसके लिए स्मार्ट शब्द, इन पांचों अक्षरों के मूल शब्द को लेकर के, मूल अक्षरों को लेकर के स्मार्ट शब्द है। तो स्मार्ट में सबसे पहले एस का मतलब स्मॉल, कर्मचारियों की संख्या कम करना, मतलब कि नौकरशाहों की संख्या कम करना। दूसरा एम मोरल, कर्मचारी या शासन में नैतिकता होनी चाहिए। बिना नैतिकता के शासन प्रशासन काम नहीं कर सकता। नैतिकता का मतलब उनको अपने कर्तव्यों का पालन समुचित रूप में करना चाहिए, कर्तव्यों का पालन। फिर है ए मतलब अकाउंटेबिलिटी, कर्मचारी प्रशासन जो भी काम करेगा वो उसके लिए उसको जवाबदेह होना पड़ेगा, उत्तरदायित्व का भाव उसमें आना चाहिए। फिर है आर मतलब रिस्पॉन्सिवनेस, कि जनता उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देती है, जनता से क्या प्रतिक्रिया, क्या फीडबैक मिलता है, ताकि प्रशासन में उसके अनुरूप वांछनीय सुधार किया जा सके। और टी का मतलब ट्रांसपेरेंसी, शासन प्रशासन जो भी काम करेगा उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। देखिए आजकल लोकसभा राज्यसभा में जो भी बैठकें होती हैं, उन बैठकों का लाइव प्रसारण किया जाता है, प्रत्यक्ष प्रसारण किया जाता है, सीधा प्रसारण किया जाता है। क्रिकेट खेल को देखिए, फुटबॉल को देखिए, हॉकी को देखिए, ओलंपिक आयोजनों को देखिए, पूरा सीधा प्रसारण किया जाता है। तो ये स्मार्ट हुआ पहला। दूसरा है कार्य में प्रभावशीलता, पारदर्शिता, कुशलता लाना, इसकी चर्चा हो चुकी है। तीसरा प्रशासनिक नेतृत्व और तकनीक का एकीकरण। यदि प्रशासक के पास आवश्यक तकनीक उपलब्ध है
तो वह अपनी क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता है, अपने कार्य को तत्काल शीघ्र से शीघ्र कर सकता है। पहले जब केवल मैनुअल सब काम होते थे, तो जैसे बस्तर जिला था पहले, अभी बस्तर 5 भाग में 5 जिलों में बांट दिया गया है। किसी समय में बस्तर एक इतना बड़ा जिला था जिसका क्षेत्रफल केरल राज्य से भी ज्यादा था। तो केरल में एक पूरा राज्य था, राज्य सरकार का पूरा एक लेआउट था, वहां पर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तमाम चीजें थी। जबकि बस्तर इतना पिछड़ा हुआ था कि बस्तर का पूरा प्रशासन एक कलेक्टर के अधीन था, और उसमें भोपाल राजधानी हुआ करती थी मध्य प्रदेश की। तो कभी भी यदि बस्तर से भोपाल जाना हुआ तो लगभग 800 या 900 किलोमीटर दूर हुआ करता था भोपाल जाने के लिए। एकमात्र व्यवस्था थी ट्रेन। उसमें बस्तर से रायपुर तक बस से आइए या अपनी कार से आइए, क्योंकि ट्रेन सुविधा तो अभी भी नहीं है सीधे। उसका रायपुर से भोपाल तक ट्रेन से जाइए, कई 24 घंटे से ज्यादा समय लग जाता था। आजकल देखिए बस्तर में रह करके, बस्तर के सुदूरवर्ती क्षेत्र में रह करके भी आप कहीं पर भी संपर्क कर सकते हैं। तीसरा, कागजी कार्यवाही को कम करना। कागज कितना खर्चा होता है सोचिए। हर काम के लिए कागज लिखा पढ़ी पूरी होती है, पूरा दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो दस्तावेज देते हैं उसको फाड़ करके नष्ट कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है। उन कागजों को जो भी रिकॉर्ड होते हैं, आप सैकड़ों वर्षों के रिकॉर्ड को अभी भी यथावत देख सकते हैं। तो कागजी कार्यवाही को कम करना, पूरा चीज कंप्यूटर में डाल देना। फिर बैठक, ऑनलाइन बैठक आयोजित करना। देखिए कई बार हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री अपने राज्य के सभी, अपने जिले के सभी कलेक्टरों से ऑनलाइन बैठक लेते हैं, अपने मंत्रियों से ऑनलाइन बैठक लेते हैं, विभिन्न विभागाध्यक्षों से ऑनलाइन बैठकें लेते हैं। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री भी कई बार मुख्यमंत्रियों से ऑनलाइन चर्चा करते हैं। तो बैठक, ऑनलाइन बैठक आयोजित करना। निरीक्षण करना, उनके कार्यों का निरीक्षण कैसे होगा कि आप जो काम आपको दिया गया है उस कार्य का पूरा डिटेल आप उनको फोटो खींच करके बताइए। आप कंप्यूटर में उसको प्रदर्शित करिए कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, आपकी प्रगति क्या है। इस प्रकार से नियंत्रण करना। और उपस्थिति, बायोमेट्रिक उपस्थिति, आप जानते होंगे विभिन्न कार्यालयों में जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी उपस्थिति के लिए एक मशीन लगाया जाता है। मशीन में यदि व्यक्ति अपना अंगूठा या अपनी कोई छाप या अपना चेहरा उसके सामने रखता है तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आपकी उपस्थिति को दर्ज करता है। मतलब इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। पहले जब ऐसी व्यवस्था नहीं थी तो हर कर्मचारी उपस्थिति पत्रक में, उपस्थिति रजिस्टर में सिग्नेचर करता था। कई बार ऐसा भी होता था कि वो सिग्नेचर करना भूल जाता था तो अगले दिन आकर के सिग्नेचर कर देता था। कई बार ऐसा भी होता था कि एक का सिग्नेचर दूसरा कर देता था, तो कई प्रकार की गड़बड़ियां होती थी। आज स्थिति यह है कि कर्मचारी जब आएगा, मान लीजिए 10 बजे का समय है उसको कार्यालय पहुंचने का, यदि 10 बजे वह नहीं पहुंच पाया, देर से पहुंचा, उसको हो सकता है उसकी अनुपस्थिति लग जाए। इसी प्रकार से मान लीजिए 5 बजे तक कार्यालय में बैठने का नियम है, वह 2, 3, 4 बजे नहीं जा सकता, 5 बजे ही वह उपस्थिति देगा। तो ये अटेंडेंस, मतलब कि नियंत्रण और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मतलब कि कर्मचारियों को नियमित करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर है कार्य में गुणवत्ता। कार्य में गुणवत्ता बढ़ गई है क्योंकि सब काम मशीनों के द्वारा हो रहा है, तेजी से हो रहा है और त्रुटि विहीन काम हो रहा है। और फिर इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत स्मार्टफोन का, कंप्यूटर का इतना बड़ा मार्केट बन गया है कि दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन, कंप्यूटर भारत में बिकते हैं। आजकल हर व्यक्ति में, चाहे कम से कम पढ़ा लिखा हो, उसके हाथ में आप एक स्मार्टफोन पाएंगे। तो ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक शासन या ई शासन का संचालन होता जा रहा है। आज
मोबाइल की लत हमको लग गई है। बिना मोबाइल के हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। तो जहां मोबाइल ने घड़ी खत्म कर दिया, रेडियो खत्म कर दिया, अलार्म ऑफिस खत्म कर दिया, म्यूजिक सिस्टम खत्म कर दिया, तमाम चीजों को खत्म कर दिया, वही मोबाइल ने पोस्ट ऑफिस या डाक काम को या पत्र लिखने को खत्म कर दिया। वही मोबाइल आज हमारे लिए सबसे बड़ा सिर दर्द हो गया है। देखें भारत की स्थिति। भारत की स्थिति 1991 के पहले और 1991 के बाद। 1991 के पहले बहुत कम या मिनिमम इस शासन के बारे में हम बोला करते थे, सोचा करते थे। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने एलपीजी की घोषणा की। एलपीजी, ये गैस नहीं है एलपीजी। यहां पर एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण मतलब कि आर्थिक क्षेत्र में उदार नीति का पालन करना। दूसरा निजीकरण, अब सरकार किसी चीज को टेक ओवर नहीं करती। पहले गवर्नमेंट हर चीज को टेक ओवर करते जाती थी। आजकल गवर्नमेंट सरकारी संस्थानों को जो कि घाटे में चल रहे हैं उनका निजीकरण करने जाती है, बेच रही है। जैसे एयर इंडिया का उदाहरण आपके सामने है। एयर इंडिया जब से भारत में स्थापित हुआ, मतलब कि जब से गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर किया, तब से लेकर के 2022 तक, जब तक एयर इंडिया गवर्नमेंट के पास था, तब से यह हमेशा घाटे में रहा। कभी भी इसने फायदा नहीं दिया। कारण अनेक हैं। तो जब घाटा पर घाटा लगातार बढ़ता गया, तब से केंद्र सरकार ने सोचा कि इस एयर इंडिया का निजीकरण कर दिया जाए। निजीकरण कर दिया गया है। और अभी 2 दिन पहले की बात है कि जिस टाटा कंपनी ने एयर इंडिया को अधिग्रहित किया है, उसने 470 विमानों का ऑर्डर दिया है, जो कि उसको 2 साल के अंदर मिल जाएंगे। 470 विमान। तो निजीकरण हुआ। फिर वैश्वीकरण। पूरे दुनिया भर में हम अपने आर्थिक व्यवस्था को मतलब व्यापार करेंगे। पूरी दुनिया आजकल एक होकर के सिमटने लगी है। कहीं पर एक घटना घटती है तो पूरी दुनिया में उसका प्रसारण कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में हो जाता है। वैश्वीकरण। आज पूरी दुनिया एक गांव के समान हो गई है। तो ये 1991 में सरकार ने एलपीजी की नीति की घोषणा की। दूसरा, 1999 में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन किया गया। इसके पहले सूचना प्रसारण मंत्रालय था, उसको नया नाम दिया गया सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तीसरा, 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बनाया गया, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जो भी काम होगा सबको वैधानिक मान्यता दी गई। वैधानिक मान्यता, जब तक वैधानिक मान्यता किसी की नहीं होगी तब तक उसका उपयोग शासन के कार्य में नहीं किया जा सकता। तो ऐसा अधिनियम बना करके इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किए जाने वाले कार्यों को वैधानिक स्वीकृति प्रदान की गई। फिर नेट के ब्रॉडबैंड पॉलिसी बनाई गई। आज देखिए 4G, 5G, 6G की चर्चा हो रही है ब्रॉडबैंड के अंतर्गत, मतलब कि नेट की गति को और बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार की पॉलिसी बनती जा रही है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट, इसकी स्थापना हैदराबाद में की गई है, जिसके माध्यम से हैदराबाद का यह जो इंस्टीट्यूट है वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को अलग अलग क्षेत्रों में लागू करने के लिए अनुसंधान करता है और सभी प्रकार के कार्य करता है। फिर रेलवे आरक्षण, ट्रेन का संचालन और ट्रेन की स्थिति, इन सभी चीजों के बारे में आजकल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा रहा है। आज फिर ई चौपाल, किसानों से संबंधित समस्याओं के लिए ई चौपाल नामक एक पोर्टल तैयार किया गया है, जो कि किसानों से संबंधित जो भी समस्या हो, कृषि के बारे में समस्या हो, बीज की समस्या हो, खाद की समस्या हो, या कीड़ों में, खेती में कीड़े आदि लग जाते हैं, ऐसी विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं के लिए ई चौपाल पोर्टल है। फिर
किसान कॉल सेंटर, इसी प्रकार से किसानों की समस्याओं के लिए किसान कॉल सेंटर का निर्माण किया गया है। और कॉमन सर्विस सेंटर, आम जनता के लिए कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं और यहां पर आप जाकर के किसी भी प्रकार से आप काम करवा सकते हैं। मतलब यह है कि आज हमारे जीवन के चारों तरफ प्रत्येक काम के लिए मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट की सुविधा है। जो काम पहले महीनों लग जाते थे, आज पलक झपकते वह काम हो रहा है। शासन के कार्यों में पारदर्शिता आ रही है, शासन के कार्य करने की गति बढ़ रही है, शासन को तेजी से फीडबैक मिल रहा है। मतलब कि जनता की प्रतिक्रिया, जनता की अंतरक्रिया, जनता का विचार शासन प्रशासन के कार्यों में जनता से प्राप्त हो रहा है। जनता और सरकार के बीच एक बहुत ज्यादा अंतर क्रियाएं चल रही हैं। परिणाम स्वरूप शासन ज्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है, लोक कल्याणकारी होता जा रहा है। तो ये है ई शासन या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।